हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ दिल्ली एम्स के आए हुए प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन आने वाली वीडियोस में अपन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट व्हाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब। मीन्स क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पेशेंट की जब भी अपन चेस्ट ट्यूब रिमूव करते हैं तो नर्स कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी या पेशेंट को अपन क्या एडवाइस करेंगे। तो आने वाले ऑप्शंस हैं, डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन। ऑप्शन बी, होल्ड द ब्रीथ। ऑप्शन सी, परफॉर्म पर्स लिप ब्रीथिंग एंड ऑप्शन डी, लाई डाउन कामली। मीन्स 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अपने को कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि आपके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जब भी अपन चेस्ट ट्यूब किसी पेशेंट की रिमूव करते हैं तो पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं। डीप ब्रीथ करने का मीन्स होता है कि निमोनिया के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इस वाले मैनवर का कहीं नाम पूछा जाए तो ऐसे वाले मैनवर को अपन वाल्साल्वा मैनवर बोलते हैं। तो यह तो ऑप्शन में जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये ऑप्शन मिलेगा या आपको मिल सकता है कि वाल्साल्वा मैनवर परफॉर्म करेंगे क्या। वाल्साल्वा मैनवर का परफॉर्म का मीन्स भी क्या होता है कि पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए बोलना है और होल्ड करने के लिए बोलना है ब्रीथ को, ताकि अपन ईजिली चेस्ट ट्यूब रिमूव कर लें। उस दौरान पेशेंट कोई भी एयर जो है वो उस लीक से वापस जो है वो इनहेल ना कर ले, अदरवाइज निमोनिया होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बात करते हैं अपन अभी क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोगुलेंट विच प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल। यानी हीमोग्राम जो वाइल आती है जिसमें अपन हीमोग्लोबिन हीमोग्राम के लिए सैंपल लेते हैं, उसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट ऑप्शन है ईडीटी, सेकंड हिपेरिन, थर्ड वन है सोडियम सिट्रेट और फोर्थ वन है लिथियम हिपेरिन। तो अपना अकॉर्डिंग आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्या आंसर जो वो हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए, ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है वो जनरली हीमोग्राम वाइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, क्योंकि ब्लड जो है वो इमीडिएटली क्लोट हो जाता है अगर सैम्पलिंग के बाद। तो रिपोर्ट जो है उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं आती है, वो फॉल्स रिपोर्ट आती है। इसलिए जो वाइल होती है उसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट जो है वो होता है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नॉन एज। मीन्स क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑप्शंस की। ऑप्शंस है, फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन प्रोजेक्शन, थर्ड वन रैशनलाइजेशन और फोर्थ वन रिग्रेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों की चारों एक इको डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा इको डिफेंस मैकेनिज्म है जो आदमी तब काम में लेता है जब उसको जो चाहता है, जो उसका गोल है, वो पर्टिकुलर गोल उसको नहीं मिल पाता और उस गोल का वो फ्रस्ट्रेशन या जो गुस्सा होता है वो किसी दूसरे पे निकालता है। दूसरे पे निकाल रहा है मीन्स अपनी थिंकिंग, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरे पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। सही राइट आंसर इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना गोल जो पूरा नहीं कर पाने की वजह से जो वीकर लोग होते हैं उनके ऊपर जो है गुस्सा निकालने कंडीशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग द सर्जरी। ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट वन ऑप्शन है सक्सिनाइल कोलिन, सेकंड है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड वन ऑप्शन है एमियोड्रोन और फोर्थ वन ऑप्शन है एट्रोपिन या एट्रोपिन सल्फेट। तो बात करें अपन 4 ऑप्शंस में से कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्जरी के दौरान
ब्रेडिकार्डिया को अगर ट्रीट करना है तो अपन सबसे प्रिफरेबल ड्रग होती है वो कौन सी होती है? अगर बात करें अपन सबसे प्रिफरेबल ड्रग की, तो जनरली ब्रेडिकार्डिया होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है? एट्रोपिन होती है। यहाँ भी अपन सर्जरी के दौरान भी अगर ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना है तो अपना एट्रोपिन ही पेशेंट को प्रीफर करेंगे। बाकी रिमेनिंग ड्रग है सक्सिनाइल कोलिन है, एक मसल रिलैक्सेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो एक एनेस्थेटिक एजेंट है। इसके अलावा बात करें अपन एमियोड्रोन की, तो एमियोड्रोन जो है वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या जो डिसरिदमी कंडीशन होती है उनको ट्रीट करने के लिए जनरली काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। मीन्स एग्जाम में पूछना क्या चाह रहा है कि अगर 28 वीक बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के दौरान कोई भी पेन जो है वो नहीं हो रहा है, तो फॉलोइंग में से कौन सी डिजीज़ कंडीशन से फीमेल जो है वो सफ़र करेगी? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड वन ऑप्शन है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, थर्ड वन ऑप्शन है मोलार प्रेगनेंसी और फोर्थ ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप अपना आंसर जो हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? जनरली पेनलेस ब्लीडिंग जो अपने को देखने को मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। जो भी वे होता है जहाँ से यूट्रस के थ्रू जो बच्चा है वो बाहर आना होता है, वेजाइनल जो रास्ता होता है उसके बाहर जनरली रास्ते के ऊपर प्लेसेंटा जो है वो फर्स्ट आ जाता है। यानी प्लेसेंटा जो है वही एक प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पे अपने को बाहर से दिखाई देता है। उस केस के अंदर जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग कौन सी होती है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है। यानी अगर एक अब्रप्ट प्लेसेंटा था उस केस के अंदर जनरली प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको पेन होता है, बट प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग अपने को देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लेसेंटा प्रीविया। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट, सिक्स्थ वन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? लेरिंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। लेरिंजियल मास्क जो है उसका एयरवे का जो लोकेशन होता है वो क्या है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ग्लोटिस, सुप्राग्लोटिक, इन्फॉर्मल डिजीज और एंडोट्रेकियल। यानी जब भी अपन लेरिंजियल मास्क लगाते हैं एयरवे को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो लेरिंजियल मास्क होता है उसकी जनरली लोकेशन जो है वो कहाँ होती है, कौन से पार्ट में होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा कि जनरली जब भी लेरिंजियल मास्क अपन इनहेल करते हैं या अपन इंजेक्ट करवाते हैं या पेशेंट को लेरिंजियल मास्क के ऊपर रखते हैं कि एयरवे जो है पेटेंट बना रहे, पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके, उस केस के अंदर सुप्राग्लोटिक पार्ट तक जनरली अपन जो है वो लेरिंजियल मास्क को रखते हैं या उसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग अपन कहाँ रखेंगे पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाए। तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सुप्राग्लोटिक रीजन है वहाँ तक अपन लेरिंजियल मास्क को जनरली इंसर्ट करवाते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट विच कंडीशन। यानी अगर एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सैंपल लिया गया, उसका कलर देखा गया, तो कलर अपने को कैसा दिखाई दिया? गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर अगर दिखाई दे रहा है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है? और ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट वन ऑप्शन है इसके अंदर फीटल डिस्ट्रेस, सेकेंड वन ऑप्शन है पोस्ट मैच्योरिटी, थर्ड वन ऑप्शन है RH इनकम्पेटिबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप। आंसर होगा जो जनरली अपने को गोल्डन कलर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो देखने को मिलता है अपने को RH इनकम्पेटिबिलिटी में। जनरली या ABO इनकम्पेटिबिलिटी है तो उस केस में अपने को गोल्डन कलर दिखेगा। बाकी फीटल डिस्ट्रेस है या इंटरटेरन डेथ हो गई है या पोस्ट मैच्योरिटी है, उस केसेस के अंदर जनरली क्या होता है कि बच्चा मेकोनियम पास कर देता है और अपने को एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो डार्क ग्रीन या ग्रीन दिखाई देता है। बल्कि RH इनकम्पेटिबिलिटी में अपने को कलर जो है कैसा दिखाई देगा? गोल्डन कलर। तो राइट आंसर क्या है? गोल्डन कलर। बाकी चार ऑप्शन जो है उनके अंदर भी कलर कैसा कैसा होता है ये अपने को पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ से मैंने एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्स गायनिक से।
बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कीगल एक्सरसाइज आफ्टर द डिलीवरी यूज टू। मीन्स कीगल एक्सरसाइज जो हैं ओपन डिलीवरी के बाद यूज़ करते हैं, और उन यूज़ का पर्पज़ क्या होता है कीगल एक्सरसाइज करने के पीछे। तो कीगल एक्सरसाइज करने के पीछे क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन जो आपने को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल्स एंड रेक्टल मसल्स। नेक्स्ट ऑप्शन B1 है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सबइन्वोल्यूशन या सबइन्वोल्यूशन यूट्रस भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट द PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर जो वो क्या होगा? जनरली कीगल एक्सरसाइज करते हैं, एक तरीके की आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। वो किस लिए करते हैं अपन कि जो भी रेक्टल मसल्स हैं या एब्डोमिनल मसल्स जो हैं या पेरिनियल एरिया के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूरिनरी मसल्स एंड रेक्टल मसल्स। कीगल एक्सरसाइज जो हैं वो मदर को एडवाइस करी जाती हैं डिलीवरी के बाद, ताकि जो पेरिनियल मसल्स हैं वहाँ की वो सारी की सारी क्या हो जाए, स्ट्रेचिंग जब भी होगी तो उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी, इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ेगी। इस वजह से अपन उस कंडीशन के अंदर कौन सी एक्सरसाइज है वो प्रेफर करते हैं? कीगल एक्सरसाइज। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन ए पर्सन विद एन एलर्जी। यानी अगर एक एलर्जी का पेशेंट है तो उसके अंदर फॉलोइंग में से कौन सी टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन अपने को इंक्रीज दिखाई देगी, नहीं बढ़ी हुई दिखाई देगी। अपने ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट ऑप्शन है IgE, सेकेंड वन है IgG, थर्ड वन ऑप्शन है IgM और लास्ट वन ऑप्शन है IgA। अगर अपन बात करें कि एलर्जी के केस में कौन सी एंटीबॉडी या कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन को बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा IgE। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। जनरली जब भी एलर्जी कंडीशन होती है, इन्हीं इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर आने वाले क्वेश्चन जो इस प्रकार पूछ जाते हैं कि अगर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन है तो वो एलर्जी के केस में बढ़ती है। इसके साथ साथ एलर्जी के केस में बढ़ने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं मास्ट सेल। इसके अलावा बात करें कि IgG पे क्या क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, वो एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो कौन सी है? IgG। IgM पे क्वेश्चन यही आता है कि सबसे हायर वेटेज जो होता है यानी मोलिकुलर वेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी का होता है। जनरली इन्फेक्शन में बर्थ के बाद सबसे पहले कोई अगर जनरेट होती है वो भी IgM ही होती है। इसको अपन मिलीनियर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो IgM जो है वो सबसे हायर मोलिकुलर वेट की एंटीबॉडी है। तो एक क्वेश्चन IgM के रिगार्डिंग बनता है। और बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं, कोई भी फ्लूइड है, स्लाइवा है, उन सभी के अंदर पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? IgA। तो फ्लूइड के अंदर अगर पाए जाने वाली एंटीबॉडी के बारे में पूछा जाए तो वो एंटीबॉडी कौन सी होगी? IgA। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस अपन ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जब भी अपने साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ी थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकंड ऑप्शन है क्लोरप्रोमाजाइन, थर्ड ऑप्शन है बुप्रोपियन और लास्ट ऑप्शन है बेंजोडाइज़ेपिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है या मेनिया जो डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर का मीन्स वो डिसऑर्डर जिसके दोनों पोल होते हैं, डिप्रेशन भी मरीज जाता है और मैनिक कंडीशन भी रहती है। ऐसे वाले केसेस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, वो होती है लिथियम। पेशेंट को सबसे पहले कौन सी ड्रग अपन प्रेफर करवाते हैं? लिथियम ड्रग जो होती है पेशेंट को सबसे पहले दी जाती है। मेनिया के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? लिथियम। इसके अलावा लिथियम का एक और इंडिकेशन पड़ा था कि कीमोथेरेपी की वजह से अगर WBC के नंबर कम हो जाएं उस केस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो वो क्या होती है? लिथियम होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्सेस फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू। मीन्स एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लाइन लगी है, वो या तो वहाँ से एक्सीडेंटली हट गई है, रिमूव हो गई है, वहाँ से बीच में से ब्रोकेज हो गया है या कोई भी इंटरप्शन जो है उसके बीच में आ गया है।
तो नर्स सबसे पहला काम कौन सा करेगी जिससे पेशेंट की जान को कोई भी खतरा ना हो? तो ऑप्शन जो है वो इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नेक्स्ट वन है नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट वन है चेक द पेशेंट्स वाइटल साइन, लास्ट ऑप्शन है क्लेम द ट्यूब इमीडिएटली। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों एक्शन जो है वो नर्स करेगी। फाइंडिंग जो है उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, डॉक्टर जो है उसको भी इन्फॉर्म करना है, वाइटल साइन भी अपने को चेक करने हैं, ट्यूब जो होता है उसको क्लेम भी करना है। लेकिन पहला ऑप्शन अगर किया जाए कि ऐसा कौन सा एक्शन है जो अगर नर्स इमीडिएटली नहीं करेगी उसकी वजह से पेशेंट जो है उसको रिस्क है कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। उसका राइट आंसर होगा कि इमीडिएटली उसको क्या करना है, जो ट्यूब है उसको क्या कर देना है, क्लेम कर देना है। ट्यूब अगर क्लेम हो जाएगी तो वहाँ से वो एयर क्या नहीं करेगा, इनहेल नहीं करेगा, जो लीकेज हुआ है या जहाँ से ब्रेकेज हुआ है, अगर वहाँ से वो एयर इनहेल करेगा तो उसकी वजह से जो है वो निमोनिया होने के चांसेस जो वो क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या वहाँ इफ्यूजन जो है एयर का एम्बोलिज्म जो है वो भी बन सकते हैं। तो ऐसी रिस्क रहती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी डेथ होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। तो इमीडिएटली सबसे पहले क्या करना है, कॉर्ड जो होती है या जो भी चेस्ट ट्यूब लगी है उसको इमीडिएटली क्या कर देना है, अपने को क्लेम कर देना है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी मीन्स क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। अगर मास्टेक्टमी अपन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अपने को मास्टेक्टमी करने के बाद पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, लैक्टेटिव लेडी जो होती है, उसको अपने को कौन सी पोजीशन जो एडवाइस करनी है, कौन सी पोजीशन को अपन प्रेफरेंस देंगे। तो ऑप्शन है साइड लाइंग विद अफेक्टेड साइड, एलिवेट द अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो, नेक्स्ट वन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, नेक्स्ट वन है प्रोन पोजीशन। तो आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिस भी अफेक्टेड पार्ट में होता है जनरली जो पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट होता है उसके नीचे पिलो करके उस पर्टिकुलर एलिवेट पार्ट को अपन क्या करके रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या ना आ जाए, एडिमा ना आ जाए। तो पिलो लगा के उस पार्ट को पर्टिकुलर क्या किया जाता है, एलिवेट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी एलिवेट द अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो। यानी अफेक्टेड हैंड जो होता है उसको पिलो के साथ एलिवेट कर देते हैं ताकि उस पार्ट के अंदर क्या ना आए, स्वेलिंग ना आए या एडिमा ना आए, वहाँ से फ्लूइड लीकेज ना हो। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दिल्ली एम्स के एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सूचर है जिसको रिमूव करना जरूरी है, वो नॉन अब्जॉर्बेबल है, स्किन के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रकार अपना पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, सेकंड ऑप्शन है विक्रिल, नेक्स्ट वन है मोनोक्रिल और लास्ट वन है क्रोमिक कैटगट। इसमें से तीन टाइप के सूचर जो हैं वो अब्जॉर्बेबल, एकमात्र सूचर है जो नॉन अब्जॉर्बेबल है। तो आंसर क्या होगा, आंसर करके जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के जो सूचर होते हैं वो नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं। जब अपन सूचरिंग करते हैं उनके फिक्स टाइम पीरियड के दौरान उन सूचर्स को रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि स्किन के द्वारा वो सूचर अब्जॉर्ब नहीं किए जाते, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए वो एक टाइप के नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ ए मेडिकल एमरजेंसी दैट कैन बी फैटल। यानी फॉलोइंग में से चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर इमीडिएटली ट्रीट नहीं की गई तो फैटल हो सकती है, पेशेंट के लिए घातक या जानलेवा हो सकती है। तो ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, सेकंड ऑप्शन है लेरिंगोनिमोनाइटिस, नेक्स्ट वन है सिस्टिक फाइब्रोसिस और लास्ट वन है क्रोनिक अस्थमा। बात करते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको अपन छोड़ सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा। अगर अस्थमा लंबे टाइम से तो इमीडिएटली जो है पेशेंट के लिए फैटल नहीं हो सकता, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी पेशेंट के लिए फैटल नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी पेशेंट जो उसकी डेथ जो है वो नहीं हो सकती है। बात करें अपन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से, तो अगर एपिग्लोटाइटिस होता है तो एपिग्लोटाइटिस होने की वजह से एपिग्लोटिस जो होता है वो एयरवे का सबसे अपर पार्ट होता है, उसके अंदर अगर स्वेलिंग आती है तो अपर एयरवे जो है उसका ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इमीडिएटली क्या आ सकता है, एयरवे ब्लॉकेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन की वजह से एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, अपने को इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है।
और जनरली पेशेंट को इंटूबेट भी करना पड़ सकता है। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है वो एक फेटल कंडीशन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग द सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। यानी जब भी एनेस्थीसिया के बाद अगर सॉलिड फूड पेशेंट को देना है तो नर्स के लिए सबसे प्रीफरेबल या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या है कि वो क्या चेक करेगी कोई भी सॉलिड खाना खिलाने से पहले। तो जब भी पेशेंट एनेस्थेटिक कंडीशन में आता है उसके बाद क्या कंडीशन जो है वो नर्स असेस करती है। तो ऑप्शन इस प्रकार है। फर्स्ट वन ऑप्शन है चेक द बाउल साउंड एंड पासिंग फ्लैटस। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक द यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक द वेट। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक द गैग रिफ्लेक्स। तो दो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं, इनका कोई भी कनेक्शन जो है दूर दूर तक नहीं है कि यूरिन आउटपुट और वेट चेक करने से कोई भी मतलब जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट कुछ भी कहीं से भी आ रहा, इमीडिएटली आ रहा है, उसको कुछ खिलाना है तो सबसे पहले क्या क्या चेक किया जाता है? गैग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। बट यहाँ जब भी एनेस्थीसिया से पेशेंट आता है, एनेस्थेटिक कंडीशन से वापस रिकवर हुआ होता है, तो सबसे पहले अपन क्या देते हैं उसको? लिक्विड देते हैं या जनरली सेमी सॉलिड डाइट देते हैं। यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगले साफ साफ एग्जामिनर ने क्या लिखा है कि सॉलिड डाइट खिलाने से पहले अपने को क्या चेक करना है। सॉलिड डाइट अगर खिला रहे हैं इट मीन्स अपन लिक्विड या सेमी सॉलिड पेशेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं, मीन्स अपन गैग रिफ्लेक्स तो पहले चेक कर चुके हैं। तो पेशेंट का क्या देखना है अपने को? बाउल साउंड है वो चेक करने हैं। बाउल साउंड से अपने को यह पता लग जाएगा कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी या जो जीआई की मोटिलिटी वो हो रही कि नहीं हो रही। अगर जीआई की मोटिलिटी नहीं हो रही तो अपने को सॉलिड फूड है वो होल्ड कर देना है, क्योंकि कहीं भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी अपन एनेस्थीसिया से पेशेंट रिकवर होता है उसको जब सॉलिड देते हैं लिक्विड के बाद, तो सबसे पहले जो है वो क्या चेक किया जाता है? जो बाउल साउंड होते हैं या फ्लैटस जो है पेशेंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जनरली अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। तो ये था अपने आज का छोटा सा क्वेश्चन सेशन। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट ईयर एग्जाम जो दिल्ली एम्स का उसमें पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सॉल्व पेपर जो हैं उनके आपके साथ लाते रहेंगे। कंटिन्यू आप जो भी रिमेनिंग डेज हैं इन बल्क जो वैकेंसीज आई हैं एनसीईआरटी के थ्रू, इनके दौरान हमारे साथ हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।